दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 63 करने वाले हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ कहा गया है हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास मंडी में, नाहन में, सोलन में या शिमला में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुशहर रियासत में मार्च 1947 के प्रजामंडल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने, हरिदास ने, सत्यदेव बुशहरी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सत्यदेव बुशहरी ने बुशहर रियासत में मार्च 1947 के प्रजामंडल का सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखिए अपनी वीडियो में बने रहना है, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर रीजनिंग का क्वेश्चन। अब यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह के दौरान प्रजामंडल ने अपना मार्च किस स्थान पर शुरू किया था। पुह में, पांगड़ा में, कांगू में या तत्तापानी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तत्तापानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता कौन था। सत्यदेव बुशहरी, सदाराम चंदेल, भागमल सोहठा या फिर पंडित पद्मदेव। इसकी जो सही आंसर होगा वो होगा भागमल सोहठा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है हमारे पास हेनरी डेविड थोरो, डेविड रिकार्डो, लियो टॉल्स्टॉय या फिर बर्ट्रैंड रसेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेनरी डेविड थोरो के लेखन से महात्मा गांधी जी को किसकी प्रेरणा आई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार किसने पुकारा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को, माफ़ कीजिएगा, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के नाम से पुकारा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। नाइट की पदवी, राय बहादुर, केसर ए हिंद या हिंद केसरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केसर ए हिंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद ए आज़म उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद को, महात्मा गांधी जी को, भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भगत सिंह को शहीद ए आज़म की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है। अष्टांगिक मार्ग में, दशशील में, त्रिपिटक में, चार आर्य सत्य में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चार आर्य सत्य में बुद्ध का संपूर्ण सार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। ग्राम, विश्व, कुल या परिवार या जन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुल या परिवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था शिवाजी का। सतारा में, रायगढ़ में, तोरण में या फिर जिंजी में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रायगढ़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, ग्राम पंचायत को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चुनाव आयोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट्स बनाया करो या फिर आप इन्हें ध्यान से पढ़ा करो 1 से 2 बारी, है ना। जैसे अभी वीडियो आप देख रहे हो तो फिर से इसे पढ़ा करो क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए गए हैं। सरकारी आयोग का संबंध है, किससे संबंध है। केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जून 2005 को। क्या हुआ था, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया था जून 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है हिंदी ग्रामर के।
निराहार में संधि है, तो कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विसर्ग संधि है। काफ़ी इजी से टॉपिक है ये सब चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अब देखो अन्वेषण में संधि है, कौन सी संधि है अन्वेषण में? अन्वेषण में जो संधि है क्या वो यण संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब्ज में संधि है, कौन सी संधि है? व्यंजन, वृद्धि, गुण या यण? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य का विलोम क्या होगा? अब बहुत से बच्चों को मुख्य का विलोम नहीं पता होता। इसका विलोम होता है क्या? गौण होगा, प्रमुख, प्रधान या हेय? तो इसका गौण होता है विलोम, है ना। मुख्य का विलोम होगा गौण। संकीर्ण का सही विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण, विदीर्ण, विशाल या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विस्तीर्ण। दाता शब्द का विलोम नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द समूह इसमें से इसका विलोम नहीं है। वैसे ही यहाँ पूछा गया है दाता शब्द का विलोम कौन नहीं है? दानी, कृपण, कंजूस या सूम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर? इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा शशधर। ये शंकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये होगा पशम। बाकी सभी पत्थर के पर्यायवाची है पशम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? ऐसा कौन सा समास है जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है? तो इसका सीधा आंसर आपको पता होगा, ये होता है तत्पुरुष समास। जिन्होंने समास की मेरी वीडियो नहीं देखी देख लेना। समास उस एक वीडियो में मैंने पूरा कवर किया हुआ है। देखो, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा उस लायक का समास मैंने उस पूरी वीडियो में कवर किया हुआ है। जिसको लिंक चाहिए कमेंट करके मुझसे मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु बिलीव इन द पावर ऑफ फेट, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फेटलिस्ट, है ना। फेटलिस्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेल्ट्री, इसका क्या है? हमने अब ढूंढना है सिनोनिम। इनसिग्निफिकेंट, अनफेयर, एवरेज या फिर स्लोबनली? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा इनसिग्निफिकेंट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू? अब आपने इसमें से बताना है कि कौन सा जो हिस्सा है वो गलत है या फिर इसमें नो एरर है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। जो इसमें सपोजिंग इफ है ये इसमें गलत है। ये गलत क्यों है? यहाँ पर जब भी सपोजिंग आएगा तो सपोजिंग साथ इफ नहीं आएगा, तो इफ को हमें यहाँ पर रिमूव करना होगा। तो सपोजिंग इट रेन व्हाट शैल वी डू, ये यहाँ पर आना था। तो इफ यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड इंक्लूड किया गया है तो ये यहाँ पर नहीं आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये होते हैं कंप्लीट द सेंटेंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। द क्रिसमस ट्री वाज ब्लैंक विद द स्टार एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। अब देखो यहाँ पर अगर आपको सिनोनिम्स आते होंगे तो आप इसे आसानी से कर लोगे। देखो यहाँ पर अब यहाँ क्या कहा गया? यहाँ सजाने की बात कही गई है कि द क्रिसमस ट्री वाज, हमने इसे सजाया। तो सजाने का एक और जो सिनोनिम होता है वो होता है एडॉर्न। एक होता है ना डेकोरेट करना, तो एक होता है एडॉर्न। ये भी सजाना ही आता है, ये उसका सिनोनिम है ना। तो यहाँ पर एडॉर्न इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्लैंक ऑफ द स्टेट इज एफिशिएंट, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज एफिशिएंट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो ये यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क का मैंने बेसिक आपको करवाया हुआ है। टाइम एंड वर्क की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको करवाई हुई है। हर एक चीज़ आपको उपलब्ध है एग्जाम वॉरियर ऑफ एचपी के चैनल पे। तो बस आपको बस थोड़ा सा ढूंढना होगा। नहीं मिलता है कमेंट करो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 32 दिनों में, माफ़ कीजिएगा इस क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं यहाँ पर। सुनील किसी काम को 24 दिनों में, अनिल उसी काम को 32 दिनों में पूरा करता है ना। आगे कहा गया है दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सुनील काम छोड़ देता है। दोनों मिलकर कितने दिन कार्य साथ किया और कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगे? अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक, है ना, जो मैंने आपको, अगर आप जिसने मेरी बेसिक वीडियोस देखी होगी वो जानता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ हल्का सा ट्विस्ट है। यहाँ ये नहीं कहा कि वो 20 दिन काम कर छोड़ गया या 10 दिन काम करके छोड़ गया। यहाँ कहा है कि जब काम खत्म होने वाला था ना तो उसके 4 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। हल्का सा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ बता दूंगा। आपने क्या करना है, जिस व्यक्ति ने काम छोड़ा तो किसने काम छोड़ा है? तो यहाँ कहा गया है लेकिन काम समाप्त होने के सुनील ने काम छोड़ा, तो सुनील का काम सबसे पहले लिखो
24 एक दिन में वो किसी काम को 24 में ख़त्म करता था, 24 दिन में ख़त्म कर देता था। उसके काम को लिखो, ब्रैकेट में लिखो जो अभी भी काम कर रहा है, जिसने काम नहीं छोड़ा वो है अनिल। अनिल का काम कितना है, वो 32 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता था। 32 माइनस कर दो 4 जो ख़त्म होने से पहले वो चला गया, है ना। काम खत्म होने के 4 दिन पहले सुनील चला गया, तो इसको माइनस करो। इससे नीचे क्या करना है आपने, इन दोनों की एफिशिएंसी को आपने प्लस कर देना है, या फिर जितने दिन में ये काम को ख़त्म करते थे ना उसे आपने प्लस कर देना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जिसने काम छोड़ा उसको यहाँ लिख लो, जितने दिन पहले छोड़ा उसको माइनस कर लो दूसरे व्यक्ति के साथ। तो अब यहाँ पर आएगा आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा 24। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 24, इसमें जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 28 आ जाएगा। 28 गुणा 24 हमारा कितना आएगा, तो ये होगा 672 बटा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब इसको 672 को हमने क्या करना है, भाग देना है। किससे देना है, 56 से। तो जब आप इसे भाग दोगे तो आप यहाँ देखोगे 56 एकम 56, है ना। बचा कितना, तो यहाँ बच रहा है 11, है ना। यहाँ 11 बच चुका, तो 11। तो अब टोटल हमारे पास 112 यहाँ, तो 56 दुने कितना होता है 112। तो यहाँ पर इसको काट के 12 आ रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे। तो कार्य को समाप्त होने में, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर आएगा, हाँ यहाँ पर 12 आएगा। अब कार्य देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ हमारे पास 12 आया, तो ये 12 है हमारे पास क्या, कि मिलकर इन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो मिलकर इन्होंने 12 दिनों तक काम किया, ठीक है। ये यहाँ से जो 12 निकल कर आया, ये निकल कर आया इन दोनों का काम, कि मिलकर दोनों ने कितने दिन तक काम किया, तो 12 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। लेकिन काम खत्म होने के 4 दिन पहले सुनील ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब हम 4 यहाँ और ऐड करेंगे तो 16। तो ये दोनों का आंसर आ गया। पहले का आंसर था यहाँ पर कि दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो दोनों ने मिलकर 12 दिन कार्य किया। फिर कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे, 12 दिन, तो दोनों ने साथ काम किया। लेकिन 4 दिन बाद क्या हुआ, 4 दिन पहले काम खत्म होने के सुनील ने छोड़ दिया। तो यहाँ इसको 4 को और ऐड करो, तो टोटल जो हमें काम खत्म करने में दिन लगे वो लगे 16। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% पानी है, इसमें कितना दूध डाल दिया जाए कि दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो अब देखो किसको हमने बढ़ाना है। देखो 60 लीटर का हमारे पास कुल घोल है ना, 60 लीटर का घोल है। हमने बढ़ाना क्या है, उसमें हमने बढ़ाना है दूध, और इसमें पानी कितना है, तो इसमें आप देखोगे 60% इसमें पानी है। तो आप क्या करोगे, जो वर्तमान दूध की जो परसेंटेज होनी चाहिए उसको माइनस कर लो जो पानी की परसेंटेज है ना। नीचे क्या करना है, अपने 100 में से माइनस करना है जितनी आपको दूध की परसेंटेज चाहिए, 80। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर कितना आएगा, इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर 20 बचता है, तो यहाँ आ जाएगा 400, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ 20 होगा तो 6 दूने 12, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 1200। इसमें जब आप करोगे ये 20 आएगा तो 60। तो मतलब हमें कितना, इसमें कितना और दूध डालना चाहिए, तो हमें इसमें 60 लीटर और दूध डालना होगा, तो ही मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाएगी। तो ये था मिक्सचर एंड एलिगेशन का इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। ये सिंगल वेरिएबल है, आपको मैंने 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पुराने मॉक टेस्ट नहीं देखे, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको नहीं आती, डिस्क्रिप्शन पे हर एक चीज़ का लिंक है, आप वहाँ पर वीडियो को देख लीजिए। या फिर जब वीडियो एंड होती है ना, एंड होने वाली होगी, तो खुद ही आपकी स्क्रीन के आगे कुछ लिंक आ जाएंगे, आप वहाँ पर क्लिक करो, पूरी क्लासेस के लिंक आपको, पूरी क्लासेस आपको लिस्ट वाइज वहाँ मिल जाएगी, है ना। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। मात्र 2 से 3 मिनट का ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब मैं आपको समझाऊंगा तो समय मुझे ज़्यादा लगेगा, है ना। अब देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले देखना है ये है किस टाइप का, पजल तो है लेकिन है किस टाइप का। ये एक वर्गाकार मेज़ के चारों ओर बैठे हैं, तो वर्गाकार मेज़ का ये क्वेश्चन है। उनमें से 4 वर्ग के कोने पर, जबकि 4 भुजाओं के प्रत्येक मध्य बैठे हैं। मान लिया हमने 4 वर्ग के कोने पर और 4 भुजाओं के मध्य बैठे हैं, ठीक है। अब कोने पर बैठने वाले व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर है, जबकि भुजाओं के बीच बैठने वालों का मुख केंद्र की ओर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जो मतलब जो ये जैसे मान लो वर्ग जो कोने पर बैठेंगे ना वो बाहर की ओर देख रहे हैं, जो सेंटर में बैठे हैं ना मध्य में वो अंदर की ओर देख रहे हैं। इससे उनका लेफ्ट राइट बदल जाता है ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भुजाएं वाले कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमने क्या बनाना है, एक वर्ग हमने बनाना है ना। एक वर्ग यहाँ पर लेते हैं, ये हमारा वर्ग है। हमने यहाँ व्यक्ति बैठाने हैं,
तो एक यहाँ पर, एक यहाँ, ये बैठ गए, 4 8 व्यक्ति हैं। तो 4 कोने पर, लेकिन जो कोने पर है वो देख रहे हैं सेंटर के बाहर। वो कहाँ देख रहे हैं? वो देख रहे हैं सेंटर के बाहर। और जो अंदर बैठे हैं वो देख रहे हैं सेंटर की ओर। तो कुछ ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर पहली लाइन में कहा गया है पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर है और एस का मुख्य केंद्र की ओर है। जो पी है ना वो एस के दाएं तीसरे स्थान पर है, एस का मुख्य केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है कि एस हमारा सेंटर की ओर देख रहा है तो एस यहीं आएगा। लेकिन अगर ये नहीं कहा गया होता कि एस सेंटर की ओर देख रहा है तो एस हमने एक यहाँ माना, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में एस को हम कोने पर मानते। ये चीज़ आप जानते हो, है ना? क्यों? 2 पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है। तो एस के पी जो है वह एस के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो दायां तीसरा। अब देखो दायां इस ओर को होगा तो दायां तीसरा मतलब 1 2 3 ऊपर यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा पी। नेक्स्ट लाइन कही गई है ओ क्यू एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। एम भुजाओं के मध्य नहीं बैठा, ये यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ चुकी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। एम भुजाओं के मध्य नहीं बैठा, इसका क्या मतलब है? एम यहाँ तो नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब एम या तो यहाँ आ सकता है, एम यहाँ आ सकता है, एम यहाँ आ सकता है, या एम यहाँ आ सकता है ना। तो इस बेस पे हम इसे आसानी से बैठा सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो क्यू है वो एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एम के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। तो मान लो एम यहाँ बैठा है, एम देख रहा है सेंटर के बाहर की ओर, इसका राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है, तो बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो हो सकता है क्यू यहाँ आए, है ना। और ये भी तो हो सकता है कि एम हमारा यहाँ बैठा है तो इसका बाएं किस ओर होगा, तो बाएं इसका इस ओर होगा। तो 1 2 3 हो सकता है क्यू यहाँ आए। और ये भी हो सकता है कि एम अगर यहाँ बैठा होगा तो इसका बायां तीसरा यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अगर तीसरे में देखोगे तो एस बैठा है। तो यहाँ पर अब हमें पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। हम पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मानकर चलेंगे। अब ये हमारा एक और वर्ग बन चुका है। यहाँ पर हमने 8 व्यक्ति बैठाने हैं। अब यहाँ एरो मैं नहीं बनाऊंगा, हमें पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ देख रहा है। ये जो कोने वाले हैं ये बाहर की ओर देख रहे हैं, सेंटर अंदर की ओर देख रहे हैं। एस को हम यहाँ मानकर चलेंगे, पी हमारा यहाँ पर था। अब यहाँ पर कहा गया था एम कोने पर बैठा है लेकिन वो भुजाओं के मध्य नहीं बैठा, तो इसका मतलब एक बार हम एम को ये मानकर चलते हैं। एम देखो एक तो यहाँ आ सकता है ना, एक तो एम यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है। यहाँ पर एम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसके बाएं क्यू आना था बाएं तीसरे स्थान पर, लेकिन यहाँ बाएं तीसरे स्थान पर तो एस है ना। तो इसका मतलब हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी में ये मानकर चलो कि एम यहाँ बैठा है। अब इसके बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ गया, यहाँ पर भी ऐसे ही मानकर चलेंगे। इस बार हम एम को कहाँ? यहाँ मानकर चलते हैं। तो इसके बाएं तीसरे स्थान पर मतलब क्यू यहाँ आ जाएगा, है ना। आगे क्या कहा गया है ये देखते हैं। क्यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जो क्यू और आर है उसके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो क्यू और आर के बीच में, आर यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब आर ऊपर आएगा। क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ आप करोगे तो आर यहाँ भी आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, दोनों जगह मानकर चलते हैं, है ना। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो आर है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो आर है ये एम का निकटतम पड़ोसी है, नहीं है। तो इसका मतलब आर यहाँ नहीं आ सकता, आर यहाँ नहीं आ सकता। आर को यहाँ से कट कर देंगे तो आर की जगह यहाँ फिक्स हो चुकी। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ आर ऊपर बैठा है, ये इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है। कंडीशन फुलफिल हो रही है। टी का मुख्य केंद्र की ओर है, इसका बोलने का मतलब है टी जो है वो केंद्र का मुख्य, इस टी का मुख्य केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर वो देख रहा है। तो एक ही जगह यहाँ बच रही है जिसमें टी बैठ सकता है, क्योंकि उसका मुख्य सेंटर की ओर है। क्योंकि बाकी जगह तो जो सेंटर की ओर देख रहे हैं वो फुलफिल हो चुकी है ना। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। टी देख रहा है सेंटर की ओर, तो यहाँ आ जाएगा टी। अब यहाँ पर कहा गया है के आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के जो है आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब के यहाँ नहीं आएगा। तो के के लिए एक ही जगह बच रही है। के कहाँ आएगा? के आएगा, के यहाँ आएगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में आप देखोगे यहाँ 2 जगह है, या तो के यहाँ आ सकता है, लेकिन या तो के यहाँ आ सकता। दोनों जगह पर ही के आर का पड़ोसी है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हो चुकी? गलत हो चुकी है। ये कंडीशन हमारी हो गई गलत, लेकिन ये हमारी ठीक हो चुकी। एक व्यक्ति बैठा है, वो कौन है? वो है एल। तो एल यहाँ आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, इसीलिए इसको इंक्लूड किया है मैंने। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी इंक्लूड हो, ज़रूरी नहीं कि 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन ही आपका इंक्लूड होगा। तो हो सकता है आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिले, तो आप ऐसे क्वेश्चन करने में भी सक्षम होने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखिए, आप वीडियो शेयर ज़रूर करा कीजिए। आप शेयर नहीं करते हो, आपने वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। वीडियो देख ली, फिर उसे शेयर आपने ज़रूर करना है। फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आपने शेयर ज़रूर करनी है वीडियो।
और एक और बात, जिसने अभी तक प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे वहाँ पर आप जाइए, बेहतरीन आपको मैंने पज़ल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, क्योंकि उससे बेहतर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये वो बच्चे जानते हैं जो एग्ज़ाम का लेवल जानते हैं और जिन्होंने मेरे पुराने मॉक टेस्ट देखे होंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे लेवल की मैंने सिटिंग अरेंजमेंट करवाई हुई है, शॉर्ट ट्रिक आपको कई चीज़ों की बताई है। वो सब चीज़ें आपने ज़रूर विज़िट करनी है। कोई कमी लगती है वीडियो में, आपको लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन इंक्लूड होने चाहिए, देखो मैं हर एक टॉपिक के क्वेश्चन धीरे-धीरे इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना? लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये टॉपिक मैंने अभी तक करवाया ही नहीं क्वेश्चंस के रूप में, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही साथ कोई गलती होती है, आपने मुझे ज़रूर बताना है और वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।